अब वो चैट जो कि पाकिस्तान बेस्ड इनके हैंडलर से गिरफ्तार किए गए इन लोगों की हो रही थी, उसमें कुछ ऐसे वीडियोस थे जिनमें कुछ पुलिस अधिकारियों की रैकी के वीडियोस थे। अब आप लिंक को जोड़िए कि जो घटनाएं पंजाब के गुरदासपुर में और अमृतसर देहाती के इलाके में हुई, 2 एएसआई और एक पुलिस हेड कांस्टेबल की हत्या, दोनों वारदातों की जिम्मेवारियां तहरीके तालिबान नाम की पुलिस द्वारा फेक बताई जा रही एक संस्था द्वारा ली गई। तो इस बार इरादा कुछ टारगेटेड किलिंग्स का था। शहजाद भट्टी क्या वाकई उतना बड़ा चैलेंज बन गया है कि उसकी गतिविधियों को इग्नोर ना किया जा सके? भटके हुए दिशाहीन ऐसे नौजवान बेरोजगारी या अपनी जिंदगियों में सकारात्मक ऊर्जा की कमी के चलते जो दिन रात सोशल मीडिया पर ऐसे आपराधिक तत्वों, ऐसे आपराधिक गुटों या गैंग्स के साथ कनेक्ट होने के जरिए तलाशते हैं, इन भटके हुए नौजवानों की कोई कमी नहीं है और यही लोग एक कैनन फॉडर साबित हुए शहजाद भट्टी के उस टेम्पलेट के तहत। शहजाद भट्टी और अजमल गुजर और आबिद जट जैसे उसके ऑपरेटर्स के प्रभाव से सैकड़ों नौजवानों को दूर करने और उस प्रभाव से मुक्त करवाने का काम भारतीय जांच एजेंसियों ने पिछले कुछ महीने में बाखूबी अंजाम दिया है। दोस्तों, हाजिर एक हो रिपोर्ट लेके। मेरी आज की रिपोर्ट रहेगी हिंदी में और आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान आधारित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के आपराधिक दायरे में पिछले कुछ सालों में हुए उस विस्तार के बारे में, उसमें आए उस फैलाव के बारे में जो भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक चिंता का कारण भी है और एक चुनौती भी। इनफैक्ट आज की इस रिपोर्ट में हम एग्जामिन करेंगे उस टेम्पलेट को, उस मोडस ऑपरेंडाई, उन हथकंडों को जिनकी बदौलत पाकिस्तान आधारित और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों द्वारा समर्थित अपराध जगत का सरगना बन चुका शहजाद भट्टी उत्तर भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों भटके हुए नौजवानों को और भटकाकर अपने साथ जोड़ने में कुछ हद तक कामयाब हुआ है। वो एक अलग बात है कि पिछले कुछ महीनों में, खास करके पिछले लगभग 2.5 से 3 महीनों में भारतीय जांच एजेंसियों, अलग अलग इन राज्यों के पुलिस महकमों ने, विभागों ने बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही गहराई में जाकर शहजाद भट्टी के साथ जुड़े हुए सैकड़ों उन नौजवानों को काउंसिल किया है, उनको समझाया है और कई ऐसे नौजवान जो कि उन हदों को पार कर चुके थे, हथियारों की स्मगलिंग, हेरोइन, ड्रग्स की स्मगलिंग या टारगेटेड किलिंग्स के लिए योजनाबंदी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार तक किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे तक दर्ज किए गए हैं। सो आज की इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर के रूप में उभरा शहजाद भट्टी क्या वाकई उतना बड़ा चैलेंज बन गया है कि उसकी गतिविधियों को इग्नोर ना किया जा सके। अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम उदाहरण सहित शहजाद भट्टी के 2 उन मॉड्यूल्स की भी बात करेंगे जिन्हें पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने बस्ट किया। टारगेटेड किलिंग्स के लिए रैकी करने से लेकर पुलिस अफसरों को टारगेट करने की योजनाबंदी, ऐसे खतरनाक मंसूबे लेकर शहजाद भट्टी के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स और सेल्स के रूप में काम करने वाले इन मॉड्यूल्स में आखिर कौन लोग काम कर रहे थे, इसको उदाहरण सही समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात शहजाद भट्टी के उभार की कर लेते हैं। जिस दिन वो वीडियो जिसमें गुजरात की एक जेल में बंद गैंगस्टर, अपराध जगत के सरगना लॉरेंस बिश्नोई की शहजाद भट्टी के साथ वीडियो कॉल की, वो वीडियो वायरल हुई, वो फुटेज वायरल हुई, वही वो दिन था जिस दिन शहजाद भट्टी के बारे में भारत के लोगों को, नॉर्थ इंडिया में जो लोग अपराध जगत से जुड़ी जानकारियों और खबरों में रुचि रखते हैं, उन्हें पता लगा कि शहजाद भट्टी कौन है। वो एक अलग बात है कि इस घटना से तकरीबन 1.25 साल पहले उत्तर अमेरिका और यूरोप में 2 धार्मिक समुदायों के समर्थकों के बीच एक टकराव की स्थिति जो कि टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई, जिसके चलते एक दूसरे धर्म के, एक दूसरे समुदाय के पुस्तकों, पवित्र ग्रंथों, गुरुओं, पैगंबरों को लेकर कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग किया। टकराव की ऐसी स्थिति बन गई कि फर्क होकर और शहजाद भट्टी जैसे लोगों ने कुछ और लोगों को चुनौती दी, जिनमें जालंधर और पंजाब आधारित टिकटॉकर रॉजर संधू थे। सो इसी टकराव की स्थिति के चलते एक दूसरे को चैलेंज किया गया, एक दूसरे को मारने मरवाने की बातें और चुनौतियां तक की गई। ये वो समय था जब शहजाद भट्टी को शायद भारत में उतने लोग नहीं जानते थे। वो एक अलग बात थी कि पाकिस्तान में उसके आपराधिक बैकग्राउंड के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी थी,
अब यही वो समय था, वो महीने थे जब भारतीय अपराध जगत के सरगना लॉरेंस बिश्नोई के साथ वायरल हुई अपनी वीडियो चैट से जुड़े विवाद, उस कंट्रोवर्सी के बाद शहजाद भट्टी का सोशल मीडिया दायरा बढ़ने लगा। अब लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, जिसके साथ 500 से 600 शूटर होने की चर्चाएं अक्सर हुआ करती थी, और किस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से नौजवान, भटके हुए नौजवान इन आपराधिक तत्वों, इन गुटों के साथ जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं और इन गुटों का हिस्सा बन हथियारों की चकाचौंध, 4 पैसे, ड्रग्स के लिए किसी भी स्तर की आपराधिक वारदात को करने का इरादा लेकर ऐसे नौजवान, भटके हुए, मैं दोबारा बोलूंगा, नौजवान इन लोगों के साथ जुड़ते हैं। इस मोडस ऑपरेंडाई को शहजाद भट्टी ने बहुत जल्दी कैच किया। अब क्योंकि इस चीज को समझना संभव नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के अंदर तक, भीतर तक शहजाद भट्टी कितना प्रवेश कर चुका था, लेकिन बहुत से ऐसे आपराधिक तत्व, मिसाल के तौर पर ज़ीशान अख्तर, मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का एक मुख्य साजिशकर्ता, जिसे मुंबई पुलिस ने अपनी जांच के बाद पाया कि शुभम लोनकर के साथ ज़ीशान अख्तर ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक अहम भूमिका निभाई। सो ज़ीशान अख्तर जैसे आपराधिक तत्वों को अपने हाथ में लेने में शहजाद भट्टी कामयाब हुआ। इसके कुछ ही महीने बाद मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्या के कुछ हफ्ते बाद ही एक वीडियो, जो कि ज़ीशान अख्तर का वीडियो था, वो वायरल होता है, जिसमें ज़ीशान अख्तर ये कहता हुआ दिखाई और सुनाई पड़ा कि शहजाद भट्टी ने उसे भारत से निकलवाया है, आउट करवाया है। इसके बाद के कुछ महीनों और कुछ सालों में शहजाद भट्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वही मोडस ऑपरेंडाई जो कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप द्वारा पिछले कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा था, नौजवानों को, भटके हुए नौजवानों को अपनी आपराधिक गतिविधियों में शामिल करने के मंसूबों से उसी हथकंडे का प्रयोग शहजाद भट्टी ने किया और बाखूबी किया। इस वक्त तक शहजाद भट्टी के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां शायद बहुत मजबूती से आ खड़ी हुई थी, और उसके बाद रेस्ट इज दे से इज हिस्ट्री। भटके हुए दिशाहीन ऐसे नौजवान बेरोजगारी या अपनी जिंदगियों में सकारात्मक ऊर्जा की कमी के चलते जो दिन रात सोशल मीडिया पर ऐसे आपराधिक तत्वों, ऐसे आपराधिक गुटों या गैंग्स के साथ कनेक्ट होने के जरिए तलाशते हैं। कुछ ग्राम ड्रग्स के लिए, एक आधी पिस्तौल के लिए, या कुछ हजार या कुछ लाख रुपए के लालच में ऐसे आपराधिक क्रिमिनल्स के लिए किसी भी हद को पार करने के मंसूबे रखने वाले इन भटके हुए नौजवानों की कोई कमी नहीं है। और यही लोग एक कैनन फॉडर साबित हुए शहजाद भट्टी के उस टेम्पलेट के तहत, और सैकड़ों की गिनती में लोग पिछले 1, 1.5, 2 साल के अरसे में इसके साथ जुड़ गए। अब इस गंभीर और बेहद नाजुक स्थिति पर बेशक सार्वजनिक स्तर पर वो चर्चा ना हो पाई हो, लेकिन आधिकारिक स्तर पर और ऑपरेशनल लेवल पर पिछले कुछ महीनों में उत्तर भारत के राज्य, खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में बहुत ऐसा काम हुआ है जिसकी चर्चाएं हमने आपने नहीं सुनी है। हम लोग अक्सर उन जानकारियों के बारे में सुन पाते हैं जो अखबारों के माध्यम से हमें आपको सार्वजनिक स्तर पर मिलने वाली जानकारी बेहद सीमित रहती है, लेकिन बीनीथ द सरफेस ऑपरेशनल स्तर पर जो चीजें हो रही हैं, जिस लेवल पर काम हो रहा है, उसके बारे में पब्लिक में शायद चर्चा भी नहीं हो सकती। पिछले कुछ महीनों में इन सभी राज्यों में बहुत बड़े स्तर पर, मैं कहूंगा कि युद्ध स्तर पर काम हुआ। ये काम धरपकड़ का नहीं है, बल्कि ऐसे भटके हुए नौजवानों को वापस सही ट्रैक पर लाने का है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की गिनती में लोग शहजाद भट्टी के साथ उसके और कुछ ऑपरेटिव्स हैं, जिनमें अजमल गुजर, हसन गुजर और आबिद जट जैसे ऑपरेटर्स हैं, जिनके साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए वो तमाम युवा जुड़े हुए थे। लेकिन खुफिया एजेंसियों ने, इन सभी राज्यों के पुलिस विभागों ने अपने अपने स्तर पर ऑपरेशंस किए, और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी रहा जिसमें सैकड़ों की गिनती में, मैं पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में तकरीबन 400 या 500 के आसपास आंकड़ा हो सकता है, शहजाद भट्टी और अजमल गुजर और आबिद जट जैसे उसके ऑपरेटर्स के प्रभाव से सैकड़ों नौजवानों को दूर करने और उस प्रभाव से मुक्त करवाने का काम भारतीय जांच एजेंसियों ने पिछले कुछ महीने में बाखूबी अंजाम दिया है। लेकिन ये चुनौती, ये प्रक्रिया एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ उन्हीं नौजवानों का नहीं है जो किसी समय पर इन लोगों के साथ संपर्क में आए और उनको समझाकर, काउंसिल कर इन लोगों से दूर किया गया, बल्कि चुनौती उन संभावित नौजवानों की भी है जो कि आने वाले सालों में इन लोगों द्वारा सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए टारगेट किए जाएंगे और अपने
आपराधिक गुटों में शामिल कर उनसे आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवाने की कोशिशें की जाएंगी। अब इस रिपोर्ट में उन उदाहरणों की बात कर ले जो कि पिछले हफ्ते का ही घटनाक्रम है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 ऐसे मॉड्यूल्स को बस्ट किया। अब महज 4 दिन में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इन 2 मॉड्यूल्स में से पहला मॉड्यूल उन 8 लोगों का था जो कि शहजाद भट्टी और अजमल गुजर के लिए काम कर रहे थे। इनमें से ज्यादा लोग शहजाद भट्टी और अजमल गुजर के साथ एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए लगातार संपर्क में थे। तकरीबन 100 से ज्यादा मर्तबा इन्होंने भट्टी या अजमल गुजर से फोन पर इन्हीं एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए बात भी की थी। इन्हें टारगेट यह दिया गया था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों के सार्वजनिक स्थलों की रैकी की जाए और वहां पर भविष्य में बड़े हमले किए जाएं। लेकिन पूरी तफ्तीश और इस ऑपरेशन के बाद जो जानकारी पुलिस ने जारी की वो यही थी कि इन लोगों ने भट्टी या गुजर के साथ सोशल मीडिया के जरिए ही कनेक्ट किया। इनमें से मोहित जोगी नाम का वो व्यक्ति जो कि बेसिकली यूपी शायद गाजियाबाद का रहने वाला है, उसने किसी समय 1 लाख रुपए में, जिसकी पेमेंट दुबई में की गई, 1 लाख रुपए में एक सोफिस्टिकेटेड जिगाना पिस्टल इन लोगों से ली थी। वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि पिस्तौलों या हथियारों की चकाचौंध, ड्रग्स या पैसे का लालच, यही कुछ फैक्टर है जिनके चलते नौजवान इन लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। सो 1 लाख रुपए में वो जिगाना पिस्टल लिया जाता है। इसके बाद अनस त्यागी की भूमिका आती है। एक आरिफ नाम का व्यक्ति था। ये बताया जाता है कि ये फाइनेंसर थे और महंगी ब्याज दरों पर कर्जा देने वाले लोगों को कर्जे की वापस वसूली के लिए अक्सर दबंगई का मुजाहरा करना पड़ता है। सो हथियारों को अपने पास रखना कोई बड़ी बात नहीं होती और यही कारण था कि मोहित योगी के जरिए अनस त्यागी और आरिफ गुजर और भट्टी के संपर्क में आए। इसके बाद दीपक अग्रोला जो कि मंडोली में बंद एक गैंगस्टर है, जो कि इन्हीं लोगों के साथ संपर्क में सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उसे नाजायज हथियारों की स्मगलिंग का कारोबार करना था। पंजाब आधारित करणवीर सिंह, जिसे दिल्ली पुलिस ने शहजाद भट्टी और गुजर के इसी मॉड्यूल के रूप में आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया। पंजाब के जरिए पाकिस्तान से स्मगल की जाने वाली हेरोइन को आगे देश में अन्य राज्यों तक पहुंचाने का एक ऐसा मॉड्यूल जिसके हिस्से के रूप में करणवीर को इन सभी मोहित, अनस, आरिफ इन सभी ने इस्तेमाल किया और यही वो मैकेनिज्म बताया गया दिल्ली पुलिस द्वारा जिसे नार्को टेररिज्म कहा जाना, यानी कि ऐसी आपराधिक गतिविधियों, दहशतगर्दी वारदातों के लिए जो भी फंडिंग होती है वो नार्को स्मगलिंग के जरिए पूरी की जाती है। सो एक तरफ नार्को स्मगलिंग हो रही थी, हथियारों की स्मगलिंग जिसमें दीपक अग्रोला जैसे जेल में बंद गैंगस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था। सो भट्टी और गुजर के एक मॉड्यूल के रूप में काम करने वाले इन सभी लोगों को निशाना दिया गया था किसी सार्वजनिक स्थल को या कुछ विशिष्ट लोगों को टारगेट करने का, उनकी रैकी करने का और समय आने पर वो हमला करने का, जिसके लिए ही इस मॉड्यूल को तैयार किया गया था। अब शहजाद भट्टी का दूसरा वो मॉड्यूल जो कि पहले मॉड्यूल की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, वो शहजाद भट्टी, हसन गुजर और आबिद जट का मॉड्यूल था और इस बार इस मॉड्यूल के तार जुड़ते थे तहरीक तालिबान हिंदुस्तान नाम की एक आतंकवादी जथेबंदी और संगठन से। आपको अच्छी तरह याद होगा, आज से कुछ महीने पहले पंजाब में गुरदासपुर जिले में एक पुलिस चौकी में एएसआई गुरनाम सिंह और हेड कांस्टेबल अशोक कुमार की हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ हफ्ते बाद एएसआई जोगा सिंह की हत्या की गई। इन दोनों वारदातों की जिम्मेवारी तहरीक तालिबान हिंदुस्तान नाम की एक आतंकी जथेबंदी या संगठन द्वारा ली गई थी। हालांकि पंजाब पुलिस ने इस तहरीक तालिबान हिंदुस्तान को एक फेक ऑर्गेनाइजेशन बताया है, लेकिन इसी तहरीक तालिबान हिंदुस्तान से जुड़े हुए कुछ पोस्टर्स और कुछ ऐसे लिटरेचर को दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा में पेस्ट करने के लिए, यानी कि पोस्टर्स को लगाने के निर्देश इस दूसरे मॉड्यूल के सदस्यों को दिए गए थे, लेकिन मामला सिर्फ पोस्टर लगाने से आगे जाता था। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए गए इन 5 लोगों से आबिद जट का एक पोस्टर भी बरामद किया जिसे दिल्ली या फरीदाबाद में लगाया जाना था। सो इन लोगों को दीवारों पर ऐसे छापे या ग्राफिटी लगाने का काम दिया गया था, लेकिन जो ज्यादा गंभीर बात थी वो थी कुछ ऐसी वीडियोस और वो आपसी कॉन्वर्सेशन या चैट जो कि इनके मोबाइल फोन से पुलिस ने बरामद की। अब वो चैट जो कि पाकिस्तान बेस्ड इनके हैंडलर से गिरफ्तार किए गए इन लोगों की हो रही थी, उसमें कुछ ऐसे वीडियोस थे जिनमें कुछ पुलिस अधिकारियों या रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों की रैकी के वीडियोस थे, यानी कि ये लोग कुछ ऐसे पुलिस के अधिकारी या रह चुके अधिकारियों की वीडियोस बना रहे थे। अब आप लिंक को जोड़िए कि जो घटनाएं पंजाब के गुरदासपुर में
और अमृतसर देहाती के इलाके में हुई 2 एएसआई और एक पुलिस हेड कांस्टेबल की हत्या। दोनों वारदातों की जिम्मेवारियां तहरीके तालिबान नाम की पुलिस द्वारा फेक बताई जा रही एक संस्था द्वारा ली गई। लेकिन ये जो लोग गिरफ्तार किए गए, इनके पास से बरामद फोन्स में कुछ ऐसे वीडियोस मिले जिनमें पुलिस अधिकारियों या रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के कुछ ऐसे वीडियोस हो सकते हैं, हमें आधिकारिक स्तर पर नहीं पता, लेकिन जो ऑफिशियल प्रेस नोट दिल्ली पुलिस ने जारी किया उसमें यही जानकारी दी गई कि कुछ ऐसे वीडियोस जिनमें पुलिस अधिकारियों को इन लोगों को चेस करते हुए दिखाया जा रहा है और उसकी वीडियो बनाकर अपने पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स को भेजे गए। तो इस बार इरादा कुछ टारगेटेड किलिंग्स का था और यही चीज पंजाब में देखने को मिली। गुरदासपुर की एक चौकी में 2 पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों की हत्या कर दी गई और उसके बाद एक और एएसआई जोगा सिंह नाम के पुलिस अधिकारी को निर्ममता के साथ मार दिया गया, जिसका आज तक पता कुछ नहीं लग पाया है। कोई शूटर उस केस में पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। सो ये दूसरा मॉड्यूल शहजाद भट्टी का दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने काबू किया। सो इस तरीके के मंसूबों के साथ शहजाद भट्टी का जो मॉड्यूल है वो काम कर रहा है और सैकड़ों लोगों को, नौजवानों को अपने साथ जोड़ पाया है। अपनी आज की इस रिपोर्ट को मैं यहीं पर इसी पॉइंट पर कंक्लूड करना चाहूंगा, विराम देना चाहूंगा इस अपील के साथ उन तमाम नौजवानों के लिए जो कि सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए कुछ आपराधिक क्रिमिनल ग्रुप्स के साथ जुड़ते हैं। मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 2 दिन पहले का ही घटनाक्रम है। हमारे एक जो साथी चैनल न्यूज डेडलाइन पंजाब है उस पर वो वीडियो अवेलेबल है। हरमन नाम का एक विदेश में बैठा हुआ पंजाबी नौजवान जिसने रंगदारी की वसूली के लिए, जो कि पुर्तगाल में बैठे एक हैरी नाम के गैंगस्टर द्वारा की जानी थी, हैरी पुर्तगाल उसका नाम बताया गया, जिसने एक मास्क पहनकर एक वीडियो जारी किया। हैरी पुर्तगाल ने बठिंडा में किसी टाइल के कारोबारी से रंगदारी मांगने के लिए हरमन को कहा और हरमन ने अपने फोन से कॉल लगाकर इस कारोबारी को धमकाया, जबकि हरमन हैरी पुर्तगाल के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता था। अब कुछ दिन पहले दोनों ने अपने वीडियो जारी किए हैं। हैरी पुर्तगाल कह रहा है कि इस मामले में हरमन के माता पिता को तंग ना किया जाए। हरमन वो व्यक्ति जिसने रंगदारी के लिए वो फोन किया, गोलियां चलने के पहले या बाद में उसने मुझे फोन कर वो वीडियो भेजा। मैंने हरमन से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि हैरी पुर्तगाल कौन है, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों से हरमन का संपर्क हुआ। अब हरमन ने स्टाइल कारोबारी को फोन कर उससे रंगदारी की मांग की, कुछ लाख रुपए रंगदारी के मांगे। हैरी पुर्तगाल के कहने पर हैरी पुर्तगाल ने शूटर भेजकर इस कारोबारी की दुकान के बाहर शायद गोलियां चलाई। अब जब हरमन से पूछा जा रहा है कि तुम जानते हो कि हैरी पुर्तगाल कौन है, हरमन को हैरी पुर्तगाल के बारे में नहीं पता। हरमन के माता पिता को बठिंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो शायद गलत गिरफ्तार किया। हरमन ने अपील जारी की कि मेरे माता पिता का कोई कसूर नहीं, उन्होंने मुझे बेदखल कर रखा है, लेकिन पुलिस उसके माता पिता को गिरफ्तार कर ले गई है। अब हरमन से मैं उस फोन कॉन्वर्सेशन के दौरान मैंने ये पूछा कि आप मुझे बताओ कि अगर आपको यही नहीं पता कि हैरी पुर्तगाल कौन है तो आप किसके बेस पर, किसके लिए फोन कर रहे थे और उसके बाद आपके परिवार को क्या भुगतना पड़ रहा है। ये क्लियरिंग एग्जाम्पल और महज 2 दिन पुराना ये एग्जाम्पल है, आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। बहुत से नौजवानों के लिए एक मैसेज, एक संदेश ये है कि इन एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, टिकटॉक तो यहाँ चलता नहीं है लेकिन और बहुत से माध्यम है, बहुत सी ऐसी ऐप्स आजकल आ चुकी हैं। नौजवान ऐसी ऐप्स को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर इसमें एक तरीके की शेखी बगाड़ते हैं कि हम तो इस ऐप से किसी बाहर बैठे गैंगस्टर के साथ कनेक्टेड हैं। अब वो जो उनका आपस में व्यवहार होता है, वो बातचीत होती है, सिर्फ उन फ़ोन कॉल्स तक ही सीमित रहती है। उसके बाद जब धरपकड़ का समय आता है, जब इस व्यक्ति को, जिसने किसी विदेश में बैठे गैंगस्टर की बात में आकर कोई ऐसी आपराधिक वारदात को अंजाम दे दिया, किसी द्वारा कहने पर कहीं जाकर हथियार रखा है, वहां से हथियार ले आया, अपने घर में रख लिया, बाद में पकड़ा गया, उसके बाद उसके परिवार को परेशान किया जा सकता है, उसके रिश्तेदारों को परेशान किया जा सकता है, उसकी खुद की गिरफ्तारी जैसे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब में बहुत से ऐसे नौजवान पकड़े गए हैं जो कि शहजाद भट्टी या ऐसे बहुत से विदेश में बैठे गैंगस्टरों के लिए काम कर रहे थे, उनके साथ इन टच थे, सिर्फ संपर्क में थे, अभी तक वो किसी आपराधिक वारदात का हिस्सा नहीं बने थे। उन लोगों को सही समय पर काउंसल कर वार्न भी कर दिया गया, कॉशन भी कर दिया गया, उनको समझा भी दिया गया, एंड होपफुली वो लोग दोबारा इन आपराधिक तत्वों के हाथों में ना खेलें। लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, और सिर्फ इसी क्रिमिनल गैंग से जुड़ी मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि बहुत से और क्रिमिनल्स और गैंगस्टर जो कि सोशल मीडिया के जरिए ही अपने रैंक्स को बढ़ाते हैं, अपने लिए शूटर तैयार करते हैं,
बहुत से केसेस में हमने देखा कि कुछ कुछ हजार रुपए दिए जाते हैं, लाखों रुपए के वायदे कर कुछ हजार रुपए दिए जाते हैं, और जब ये लोग गिरफ्तार होते हैं तो फिर बाद में जेलों में बैठे इन लोगों को कोई नहीं पूछता, इनकी खबर कोई लेने नहीं आता। अदालतों में, कोर्ट कचहरियों में इनके माँ बाप को जो भी उनकी थोड़ी बहुत पूंजी होती है उसी से लाखों लाखों रुपए की वकीलों की फीसें देनी पड़ती हैं, और सजाओं से बचाने के लिए इन लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। अब हालांकि यहाँ पर हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार और हमारी पुलिस की एक त्रासदी ये भी है कि ये लोग ऐसे मामलों में सख्ती ज़्यादा करते हैं और गंभीर धाराओं के तहत ही नौजवानों पर चार्ज लगाए जाते हैं, उन्हें बुक किया जाता है, और उनकी जेलों से निकलने की संभावनाएं कई कई साल तक पैदा ही नहीं होने दी जाती। सो ऐसी बहुत सी स्थितियां, ऐसे बहुत से केसेस को हमने देखा है। सो सभी नौजवानों से यही अपील है कि दूर रहे ऐसे लोगों से, सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए ऐसे लोगों से बचे, क्योंकि सोशल मीडिया का रिश्ता सिर्फ सोशल मीडिया, वर्चुअल वर्ल्ड तक ही आधारित है। असल ज़िंदगी और असल ज़िंदगी की दुश्वारियों को आपने और आपके परिवारों ने भुगतना है। अदालतों में, जेलों में आपने जाना है। सो कुछ हजार रुपए के लिए, कुछ लाखों रुपए के लिए, एक आधी पिस्तौल के लिए, कुछ ग्राम नशे के लिए कम से कम ऐसे लोगों के हाथों में मत खेलिए। किसी भी गैंग का हिस्सा मत बनिए। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों से तौबा कीजिए। इसी मैसेज और इसी संदेश के साथ फिलहाल आपसे इजाज़त लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।